प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री एस्ट्रो अनंत चैनल के माध्यम से आपको काल सर्प योग के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूँ। मित्रों 90% कुंडलियों में काल सर्प योग होता है। इससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसका समाधान करना या किसी ज्योतिषी से मिलकर उसके उपायों को करना, सरल तरीके से हल करना जीवन में सफलता का रहस्य है। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, और यदि मेरा वीडियो प्रारंभ से और अंत तक देखने के बाद में यदि अच्छा लगे तो आप लाइक करें। मित्रों, ये आप सभी जानते हो कि आज काल सर्प योग के नाम से लोगों के मन में एक भय पैदा हो जाता है। क्या होगा, कैसा होगा, इसका क्या समाधान होगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। काल सर्प योग में सबसे बड़ी बात ये होती है, इसके लक्षण हैं किसी भी कार्य को करने में व्यवधान उत्पन्न होना या बड़ा संघर्ष होना, शत्रुओं की अधिकता के कारण कार्य में असफलताएं अधिक होना, स्वप्न में सर्प और पानी का दिखना या किसी श्वेत वस्तु का दिखना भी काल सर्प योग से प्रभावित है। जैसा कि वेदांगों में कहीं काल सर्प योग का ज्योतिष के अंगों में नहीं वर्णन देखने को मिलेगा, किंतु वह सर्प शाप या सर्प दंश के रूप में यदा कदा देखा गया है, जहाँ वंश वृद्धि को रोकने में इसकी महती भूमिका होती है। काल सर्प योग उनकी कुंडली में होता है जिन लोगों को पूर्व जन्म में सर्प दंश हो या सर्प को उन्होंने मार दिया या उनके परिवार में यह दोष निरंतर चलता रहता है, उन्हीं की कुंडली में काल सर्प योग होता है। वैसे तो 90% में काल सर्प योग होता है, किंतु वह आंशिक होता है और वह ग्रहों के वक्री होने के कारण होता है। अधिकांश विद्वान इस चीज़ को लेकर सीधा सा उदाहरण देते हैं, आपकी कुंडली में काल सर्प योग है इसलिए आपका काम नहीं हो रहा है। नहीं, उसको गहन अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद में बताना चाहिए कि काल सर्प योग क्यों है। काल सर्प योग का तात्पर्य है राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं और उनमें से यदि कोई ग्रह बाहर रह जाता है और उसकी डिग्रीज राहु और केतु से दी जाता है, तो वह आंशिक रूप से प्रभावित करेगा। वह कब प्रभावित करेगा? राहु की महादशा, केतु की महादशा, अंतर्दशा, गोचर में जब राहु और केतु आएंगे या राहु चंद्रमा का अंतर प्रत्यांतर उनको प्रभावित करेगा, अन्यथा कोई विषय में उनको प्रभावित नहीं करेगा। आप मेरी बात को पूरी तरीके से सुनिए। काल सर्प योग वहाँ प्रभावशाली होता है जहाँ जातक की कुंडली में राहु से लेकर, राहु मुख कहा गया है सर्प का, केतु पूंछ कही गई है, राहु और केतु के बीच में जब ग्रह आ जाते हैं तब वह काल सर्प योग होता है। अच्छा, केतु की महादशा या अंतर्दशा इतनी शांति से आदमी को तोड़ देती है कि पता ही नहीं लगता है। जैसे लोग शनि की महादशा से डरते हैं, लेकिन बृहस्पति की महादशा से नहीं डरते, जबकि बृहस्पति शनि से ज़्यादा नुकसान देता है, चाहे वो उच्च का है, चाहे वो नीच का है, चाहे समग्रही है, त्रिकोण का मालिक है या केंद्राधिपति है। उसी प्रकार से राहु से ज़्यादा केतु नुकसान देता है। अब तक पंडितों की जो बातें हैं उनको आप देखिए, जिस जातक का केतु नीच जगह बैठा हो या गलत स्थान में बैठा है तो वह केतु उस आदमी को निचोड़ के रख देगा। राहु का तो दिख जाता है। अच्छा, राहु की विशेषता यह है काल सर्प योग में, ये नहीं है कि नकारात्मक ही परिणाम मिलते हैं, सकारात्मक भी मिलते हैं। जितने भी विद्वान और महान पुरुष हैं उनकी कुंडली में आपको काल सर्प योग मिलेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं या बड़े बड़े फिल्मी कलाकार हैं, समाज सेवी हैं या बड़े बड़े ज्योतिष आचार्य हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार पदक हैं, उन सब की कुंडली में आप देखेंगे तो आपको काल सर्प योग मिलेगा। किंतु काल सर्प योग की एक विशेषता है, जब गोचर में राहु और केतु अपनी जगह परिवर्तित करते हैं या आते हैं, या राहु की महादशा और अंतर्दशा का प्रवेश और निगमन होता है या समापन होता है, यदि आगमन में लाभ दे रही तो निगमन में नुकसान देगी, निश्चित है। यदि गोचर में आया है लाभ दिया तो जाएगा, नुकसान देगा, ये फैक्ट है। यदि अपने स्थान को सही नहीं देख रहा है या नीच राशि के साथ है या दुष्ट ग्रह के साथ है, तो हमको सबसे पहले कुंडली में देखना चाहिए कि राहु और केतु की स्थिति क्या है, किसके साथ है, मित्र के साथ है, शत्रु के साथ है, कितनी डिग्रीज हैं और गोचर में क्या स्थिति है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद में जातक को बताना चाहिए। तो जातक को अंधविश्वास या भ्रम पालना, बेवकूफ़ी बनाना, ये सब गलत है। ऐसा 90% यूट्यूब चैनल्स और पंडितों का धंधा बन गया है। अतः पूर्ण संतुष्ट
खुद पंडित को होकर के और फिर जजमान को बताना चाहिए, जिससे उसको विश्वास जमे। दूसरी बात यह है, जो काल सर्प योग है उसमें पारिवारिक जीवन है, गृहस्थी जीवन है, दाम्पत्य जीवन है और कारावास है, इनकी घटनाएं होती हैं। लेकिन वो कब होती हैं? जब गोचर में उनको प्रभावित करता है। राहु साधारण ग्रह नहीं है, परोक्ष में बुराई कराता है। अकारण जीवन में मानसिक तनाव रहने के कारण उसको कोई सफलता नहीं मिल पाती है, मिलती है तो बहुत ही मेहनत करके मिलती है। जब टूटने लगता है, जब कगार पे आता है, तब जाके उसको सफलता मिलती है। अंततः वह जीवन में स्ट्रगल होता रहता है, उसको अनेक प्रकार के भय रहते हैं मन में। उसको ऐसा रहता है कि मेरे साथ कब पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई निर्णय नहीं ले पाता इस कारण। इस तरह की समस्याएं जो कार्य उत्पन्न करती हैं वो है कालसर्प योग के लक्षण। अब आते हैं हम कालसर्प योग है वह उसके जीवन को किस प्रकार से सुख दुख मिश्रित जीवन देता है। अतः कुंडली में 12 प्रकार के कालसर्प योगों का वर्णन है। सबसे पहला आता है, यदि लगन में राहु बैठा है, सप्तम में केतु बैठा है, तो अनंत नामक कालसर्प योग होगा। वह जातक को मानसिक अशांति देगा। उसका कोई भी कार्य बिना परिश्रम के, बिना स्ट्रगल के, बिना संघर्ष के, बिना आरोप प्रत्यारोप के संभव नहीं होगा। अतः इन जातकों को शिव जी की पूजा करनी चाहिए। कुलिक कालसर्प योग है। कुलिक कालसर्प योग के अंतर्गत यदि राहु द्वितीय घर में बैठा हुआ है और केतु अष्टम में बैठा हुआ है, तो उसको कुटुंब से और वाणी से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। यानी उसकी जो वाणी है उसके द्वारा वह शत्रु पैदा कर लेता है और वह विभिन्न प्रकार के गुप्त रोगों का शिकार होता है। अतः उनको मंदार की जड़ अपनी दाहिनी बाजू के पुरुष को और बाईं बाजू की स्त्री को बांधनी चाहिए, यदि ऐसा योग है तो। वासुकी नामक जो कालसर्प योग है वह पराक्रम भाव में बैठे हुए राहु के कारण होता है। इधर से भाग्य में केतु बैठ जाता है तो वह वासुकी नामक कालसर्प योग कहलाता है। वह जीवन, परिवार, उन्नति, पराक्रम, भाई बंधु, कुटुंब, इन सब में वह सफलता अर्जित नहीं करता। उसकी कोई बात नहीं मानता या उसको वो सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। उसको किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता, यानी भाइयों में विभाजन रहता है। धर्म के प्रति उसकी आस्था डिगती रहती है, कभी आस्था कभी अनास्था, कभी आस्तिकता के भाव कभी नास्तिकता के भाव करता है। यानी स्वयं धर्म का प्रचारक होने के बाद भी धर्म की विसंगतियाँ सुनाने लग जाता है। चौथा है शंखचूड़ कालसर्प योग। चौथा स्थान में, यानी चौथा स्थान हमारे यहाँ भूमि भवन और माता का है, भौतिक सुखों का है। तो ये तो आप मान लीजिए निश्चित रूप से कि उसको भूमि भवन और माता के सुख में कमियाँ आएंगी। माता और पिता दोनों के सुख में कमियाँ महसूस करेगा। उसको पिता के सुख में विशेष कमियाँ महसूस कराएगा। चतुर्थ भाव का राहु यदि कर्क राशि में भी बैठा है, तो यदि मेष लगन का जातक है, कर्क राशि में यदि बैठा हुआ राहु, तो निश्चित है कि पिता से उसको दूरी बनाएगा, सारे भौतिक सुखों में उसको खामियाँ देगा और कमर संबंधी रोग परेशान करेगा। पंचम भाव में यदि राहु बैठा हुआ है तो वह नासिका से बुलाएगा। पदम कालसर्प योग है। वाणी, विद्या, संतान, पुत्र संतति को विशेष रूप से लेकर के और कष्ट देता है। यानी पुत्र के संतान का सुख में कठिनाई आती है। संतान सुख का मतलब ये है पैदा न होना, होकर के और उत्सित संतान होना और वंश का नाश करना, तीनों बातें आती हैं। और इसके बाद छठा है महापदम योग। महापदम योग के अंतर्गत रोग, ऋण, रिपु, छठे भाव में राहु बैठ जाता है, केतु 12वें भाव में चला जाता है। केतु के 12वें भाव में जाने से पद प्रतिष्ठा, देश विदेश गमन, किंतु शत्रुओं की संख्या अधिक, कर्जा, विभिन्न प्रकार की बीमारियां, मामा चाचा पक्ष से तनाव रखता है और केस आदि में भी उसको असफलताएं अधिक मिलती हैं। यदि कोर्ट के द्वारा कोई केस चलता है, कोई द्रोह करता है, कोई आरोप करता है, तो उसमें जेल आदि का योग बन जाता है। सप्तम भाव है, उसमें तक्षक कालसर्प योग। यदि राहु सप्तम भाव में बैठा है, केतु लगन में बैठा है, तो मुख संबंधी रोग देगा, निश्चित है। मानसिक अस्थिरता सप्तम भाव में देगा। दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी। स्त्री को विभिन्न प्रकार के रोग होंगे। यदि स्त्री जातक के बैठा है तो उसको विधवा होने का डर भी रहता है, या दोनों का घर बस नहीं पाता है, दोनों एक दूसरे को सम्यक दृष्टि से देख नहीं पाते हैं और दोनों का जीवन सुखी नहीं होता है। अष्टम भाव में यदि राहु बैठा हुआ है तो वह कर्कोटक कालसर्प योग कहलाएगा। केतु द्वितीय भाव में आ जाएगा। केतु का द्वितीय भाव में आने के कारण नाम मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन वाणी पर संयम नहीं बरतेगा और विभिन्न प्रकार के नशे, शौक आदि का उनको
प्रभाव रहेगा, जिसके कारण अपने जीवन को संघर्ष में रहेंगे। दुर्घटनाएं घटेंगी किंतु उम्र पर्याप्त रहेगी। नवम भाव में बैठा हुआ है शंखपाल काल सर्प योग। यदि राहु नवम भाव में बैठा हुआ है, संस्था प्रधान बनाएगा। आपके नीचे 2-4 आदमी काम करने वाले हमेशा मिलेंगे, किंतु वो आपको सुख नहीं मिलेंगे। मानसिक अशांति सदैव रहेगी। पराक्रम भाव में केतु आने के कारण पराक्रम बहुत ऊंचा होगा, आपको प्रतिष्ठा होगी, समाज में होगी। आपको सेना के क्षेत्र में जाएंगे तो अच्छे सैनिक होंगे, एक नेता अभिनेता के रूप में आपको प्रसिद्धि मिलेगी। और दसम भाव में यदि राहु बैठा हुआ है और चतुर्थ भाव में केतु बैठा हुआ है तो माता की निश्चित मौत है। गोचर दशा, महादशा, अंतरदशा में यह घातक काल सर्प योग होता है। घातक काल सर्प योग में माता पिता दोनों के लिए ही घातक होता है तथा कर्म क्षेत्र में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। जैसे कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसकी नौकरी में किसी न किसी प्रकार का आरोप लग करके उसको सस्पेंडिंग हो सकती है, या बार बार उनका स्थान परिवर्तन होने का या उनको परेशान किए जाने का कारण भी हो सकता है। एकादश भाव में राहु होने पर और पंचम भाव में केतु होने के कारण विषधर नामक काल सर्प योग होता है। विषधर का मतलब है उनको द्वारा एक तो उनको औषधि से भी किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है, रिएक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, हृदय गुर्दे संबंधी चेस्ट संबंधी प्रॉब्लमें उनको बार बार परेशान करेंगी और उनको वाणी पर दांत, मुंह, जबड़े में परेशानियां रहेंगी और आय के जो स्रोत हैं उनमें कहीं न कहीं बैकडोर से यानी द्रव्य उत्कोच रूप में द्रव हासिल करता है, जिसके कारण उनको यदा कदा परेशानी हो जाती है। और 12वें भाव का राहु कारावास कराता है, वह शेषनाग काल सर्प योग कहलाता है। वह बाहर विदेश भेजता है, अपनों से दूर भेजता है, किंतु केतु छठे भाव में होने के कारण वह भूमि से निकली हुई चीज़ों के द्वारा व्यापार करता है, जिससे उनको लाभ होता है। इस प्रकार मैंने आपको काल सर्प योग के जो 12 नाम हैं उनके 12 का वर्णन बताया है और इनका वर्णन को भी दूर करने के लिए तथा काल सर्प योग को दूर करने के लिए जैसा कि बताया गया है कि उत्तर भारत में महाकाल, उज्जैन में महाकालेश्वर की काल सर्प शांति होती है, पश्चिम में नासिक में होती है और दक्षिण भारत में कालहस्ती नामक एक जगह है, वहाँ काल सर्प योग की शांति होती है। किंतु मित्रों, यदि आप वहाँ जाने में असमर्थ हैं तो आप विभिन्न प्रकार के सामग्री इकट्ठी करें। रोली मोली, चंदन, अक्षत, दूध, दही, शहद, चावल, पान, सुपारी, बतासा आदि और 3 नाग ले लें, तांबे के या चांदी के। उन तीनों नागों को पंचामृत से शुद्धि करके और रोली मोली, चंदन, अक्षत, पान, पुष्प करा करके पितरों की पूजा करके और उनको तर्पण करें तथा राहु और केतु दोनों ग्रहों के नाम से संकल्प लेकर के यदि आप पूजा करें और उपरोक्त मंत्र का जाप करें तो मेरा विश्वास है कि आपको घर पर ही यह शांति करने का अवसर मिल सकता है और आपको लाभ मिलेगा। मंत्र इस प्रकार से है, आप नोट कर सकते हैं। ओम राम राहुवे नमः, इनकी 11 माला। ओम केम केतुवे नमः, इनकी 11 माला। इसके बाद में आप सर्प सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं और एक मंत्र जिसके आपको 1.25 लाख जाप करने हैं, जो आपको नित्य करने चाहिए। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात है। यह कार्य करने के बाद में आप हवन सामग्री में जौ, तिल, बूरा, सवाया लेना है, घी और पंचामृत तथा सारी सामग्री लेकर के और नवग्रह समुदाय लेकर के इनसे यदि आप हवन करते हैं तो आप इनकी सबकी एक एक माला निकालें और सर्प सूक्त के एक एक श्लोक से यदि आप आहुति देते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपके 3 से 6 माह के अंतर्गत सभी कार्य सकारात्मक परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे और जो भी आपके अटके हुए काम हैं वो सभी पूर्ण होंगे।